डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण। ठीक, तो देखिए एड्जॉर्प्शन ये होता क्या है, तो सुनिए। ये एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है और ये इसकी सरफेस है, और इसकी सरफेस पर ये कोई भी गैस डिपॉजिट है, तो इसको हम लोग कहेंगे एड्जॉर्प्शन। एक बार फिर से सुनिए, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है और ये इसकी सरफेस है। अगर इसकी सरफेस पर कोई भी गैस डिपॉजिट हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। ठीक, हम कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पर होती है। वो सब्सटेंस जो इस सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पर डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिस सॉलिड सब्सटेंस पर ये एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक, अब ये जो एड्जॉर्प्शन है शुरू में स्टार्टिंग में ये फास्ट होता है, ठीक, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो हो जाता है। हिंदी में सुने, अधिशोषण ये एक कोई ठोस पदार्थ है और ये इसकी बाहरी सतह है, और इस बाहरी सतह पर कोई भी गैस के अणु यहाँ पर जमा हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिशोषण। ठीक, फिर से सुनिए, किसी भी ठोस पदार्थ की जो ये बाहरी सतह है, इस सतह पर गैस के जो अणु हैं वो एकत्रित या जमा हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं अधिशोषण। तो वास्तव में अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो किसी भी ठोस पदार्थ की सतह या पृष्ठ पर होती है। आरंभ में ये जो अधिशोषण है ये तीव्र गति से होता है, किंतु कुछ समय बाद इसकी गति धीरे धीरे होने लग जाती है। यानी अधिशोषण शुरू में तेज होता है, तीव्र गति से होता है, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारकोल है जो कि सॉलिड है, और इसकी जो सरफेस है इस पर एसिटिक एसिड या फिर फॉस्जीन गैस या फिर अमोनिया गैस इस पर क्या हो रही है, एड्जॉर्ब्ड हो रही है। ठीक, तो इस एसिटिक एसिड को हम कहेंगे एड्जॉर्बेट, फॉस्जीन गैस को कहेंगे हम एड्जॉर्बेट, और अमोनिया को कहेंगे हम एड्जॉर्बेट। ठीक, आगे इस चारकोल को कहेंगे हम एड्जॉर्बेंट। ठीक, अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें, ये प्लेटिनम सॉलिड है, इस पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, एड्जॉर्ब्ड हो रही है। क्या हो रही है, एड्जॉर्ब्ड। ये देखिए एड्जॉर्ब्ड, आपको पता है ये एड्जॉर्बेंट होता है और ये क्या होता है, एड्जॉर्बेट होता है। फिर नेक्स्ट देखिए सिलिका जेल जो कि सॉलिड है, इस पर इसकी जो सरफेस है इस पर H2 गैस क्या हो रही है, एड्जॉर्ब्ड हो रही है, तो इस H2 कहेंगे हम एड्जॉर्बेट और सिलिका जेल को कहेंगे हम एड्जॉर्बेंट। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये चारकोल है और चारकोल की सतह पर है ना ये एसिटिक अम्ल या फिर फॉस्जीन गैस या फिर अमोनिया गैस इसकी सतह पर जमा हो रही है। तो आपको पता है इस ठोस की सतह पर एसिटिक अम्ल, फॉस्जीन या अमोनिया गैस जमा हो रहा है या एकत्रित हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम अधिशोष्य। क्या कहते हैं इसको हम, अधिशोष्य। और जिस ठोस पदार्थ की सतह पर यह घटना घटती है यानी अधिशोषण होता है, तो उसे हम कहते हैं अधिशोषक। तो यहाँ पर चारकोल क्या अधिशोषक होगा और ये अधिशोष्य होगा, ये भी अधिशोष्य होगा और ये भी अधिशोष्य होगा। ठीक, दूसरा उदाहरण देखें, यहाँ प्लेटिनम ठोस है
और H2 गैस इसकी सतह पर एकत्रित हुई है या जमा हुई है या अधिशोषित हुई है, तो हम इस H2 गैस को कहेंगे अधिशोष्य और प्लेटिनम को कहेंगे हम अधिशोषक। इसी तरह से ये सिलिका जेल है, इसकी सतह पर H2O जल अधिशोषित हुआ है, तो इस H2 को कहेंगे हम अधिशोष्य और सिलिका जेल को कहेंगे हम अधिशोषक। तो ये आपको पता चला कि ये अधिशोषण था, यानी कि एड्जॉर्प्शन था। आप बहुत अच्छे से समझ गए क्या अधिशोषण क्या है? एक पृष्ठीय घटना है जो किसी भी ठोस पदार्थ की सतह पर होती है। आरंभ में ये तीव्र होती है, बाद में ये धीरे धीरे होने लगती है। ठीक है, जिस ठोस पदार्थ की सतह पर कोई द्रव या गैस के अणु जमा होते हैं तो उस द्रव और गैस के अणु को हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य, और उस ठोस पदार्थ को जिस पर यह अधिशोषण होता है उसे कहते हैं हम अधिशोषक। आप लोग भी सुने। देखिए, ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसकी सरफेस पर ये लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्बेट, और उस सॉलिड सब्सटेंस को जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब डियर एक काम करते हैं हम कि मान लो ये डिसॉर्प्शन, ये विशोषण क्या होता है। तो सुनिए, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को देखो आप, यहाँ पर प्लेटिनम है, ये इसकी सरफेस है और इस पर H2 गैस क्या है? एड्सॉर्ब्ड है। तो हम क्या करते हैं, इस सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे ये जो H2 गैस है इसको रिमूव करने के लिए है, या तो हम हाई टेम्परेचर कर दें या लो प्रेशर कर दें। ठीक है, तो ये H2 गैस क्या होगी, इस प्लेटिनम सरफेस से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन, यानी कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक स्टूडेंट्स, ये देखिए प्लेटिनम एक ठोस पदार्थ है और इसकी सतह पर H2 गैस क्या है? अधिशोषित है। तो हम क्या करते हैं, इस ठोस पदार्थ की सतह पर जो H2 गैस अधिशोषित है इसे निकालने के लिए या तो हम उच्च तापमान कर दें या दाब को कम कर दें, तो क्या होगा, इस प्लेटिनम की सतह से ये H2 गैस क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस विधि को क्या बोलते हैं? विशोषण। ये विशोषण जो होता है ये अधिशोषण की विपरीत घटना है। आपको पता है एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सॉलिड पर कोई गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल डिपॉजिट होते हैं, यानी ठोस पर कोई द्रव और गैस के अणु क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, किसी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस से उस गैस और लिक्विड को क्या करते हैं, हम हटाते हैं, यानी कि क्या हुआ, ये रिवर्स प्रोसेस, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा। ठीक डियर, तो ये था क्या डियर? डिसॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो डियर ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन को अवशोषण कहते हैं और ये एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क फिनोमेना। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस अगर सॉलिड है, ठीक है, तो इसके अंदर है ना गैस और लिक्विड दोनों क्या इंटर कर सकते हैं, यानी दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सुनो, जब किसी ठोस या द्रव के अंदर कोई भी गैस या द्रव आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण। मैं वही बात आपसे कह रहा था कि अगर मान लो यहाँ सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? गैस आ सकती है अंदर, लिक्विड आ सकता है अंदर। लेकिन अगर ये सब्सटेंस अगर हम लिक्विड ले लेते हैं, ये सब्सटेंस को लिक्विड ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या आ सकता है? गैस आ सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी किसको क्या बोलते हैं हम? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? इसको अवशोषण। जिसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अगर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपके दिमाग में आएगा, बहुत सिंपल सा। आपने देखा होगा एक स्पंज का टुकड़ा है और उस स्पंज के टुकड़े पर अगर मैं वाटर को डालता हूँ तो वाटर जो है उसकी सरफेस के है ना होता हुआ उसके अंदर एंटर करता है, यानी उसके अंदर क्या होता है? चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन। एक बार फिर से देखिए
कि कोई स्पंज का टुकड़ा है और उसमें हम जल डालते हैं तो जल उसकी सतह से होता हुआ उसके भीतर प्रवेश कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण। ठीक है, तो ये एक एब्जॉर्प्शन और अवशोषण का एक एग्जाम्पल था। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एब्जॉर्प्शन है शुरू में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, यानी शुरू में ये स्लो होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी लिक्विड और गैस को इसके अंदर जाने के लिए इस सरफेस को पेनिट्रेट यानी छेदना पड़ता है। ठीक है भाई, जब तक ये पेनिट्रेट नहीं करेगा लिक्विड और गैस जाएगी कैसे, है ना? तो इसीलिए शुरू में ये स्लो होता है और फिर उसके जस्ट बाद ये सेम रेट से आगे मूव करता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो अवशोषण है आरंभ में ये मंद गति से होता है, किंतु कुछ समय बाद ये एक समान चाल से, एक समान गति से ये चलता है। अब ये शुरू में मंद क्यों होता है? शुरू में मंद इसलिए होता है क्योंकि ये जो द्रव या ये ठोस है इसकी सतह को इसको छेदना पड़ता है, यानी कि भाई पेनिट्रेट करता है, इसीलिए शुरू में मंद होता है और फिर एक समान चाल से, यानी सेम रेट से क्या करता है, ये आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देखें हम। देखिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ये जल को अवशोषित करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्ब अमोनिया गैस। वाटर एब्जॉर्ब अमोनिया गैस, ये वाटर जो है अमोनिया गैस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जल इस अमोनिया गैस को क्या करती है? अवशोषित करती है। और ऊपर आपने क्या देखा? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब आपको पता है एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण क्या होता है? ये बल्क फिनोमेना है। बल्क का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर होने वाला प्रोसेस, किसी भी पदार्थ के भीतर होने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स कि एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हमारे दिमाग में बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा, एक सपोज एक चाक का टुकड़ा है, ठीक है, और कहीं पर अगर इंक गिर जाती है तो हम उस चाक के टुकड़े को उस इंक पर रख देते हैं। तो जो चाक का टुकड़ा होता है वो चाक का टुकड़ा क्या करता है? उसकी जो सरफेस होती है उस पर इंक क्या होती है? एड्जॉर्ब्ड हो जाती है, एड्जॉर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, और फिर जब उसको हम अपने नाखूनों से स्क्रैच करते हैं तो वो जो इंक होती है वो हट जाती है और चौक फिर से वैसा का वैसे ही हो जाता है। ठीक, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो एक चाक का टुकड़ा है, ठीक है, और कहीं पर अगर स्याही इंक गिर जाती है तो इसी इंक पर जब हम क्या करते हैं उस चौक के टुकड़े को रगड़ते हैं या रख देते हैं तो चौक की जो सतह होती है उस स्याही यानी इंक को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और जब हम नाखून द्वारा उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, किसको? इंक को, तो क्या होता है? चौक फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये क्या है? ये सरफेस पर यानी कि पृष्ठ पर होने वाली घटना थी, तभी तो भाई चौक क्या हो गया? वापस से वैसा का वैसा हो गया। लेकिन यार एक बात है, सुनिए, अगर इस चौक को हम एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक उस इंक से भरे कंटेनर में डाल देते हैं तो याद रखिए फिर इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंक बाहर से होते 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 उस चौक के अंदर तक चली जाएगी। तो आपने क्या देखा? इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो गया और डिसॉर्प्शन भी हो गया, माफ़ करना, एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एडजॉर्प्शन भी हो गया। दोनों घटना एक साथ घट गई। ठीक है, तो मालूम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, SORPTION, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन यानी शोषण। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसके एग्जाम्पल क्या थे। देखो डियर, एडजॉर्प्शन क्यों पढ़ाया जाता है? एडजॉर्प्शन इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस समझ में आ सकते हैं। ठीक है, और ये फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वही होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।